लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन रूह की मालिश के लिए कहने पर सासू जी ने कहा, हमारे यहां रूह की मालिश नहीं चल सकती। हम इतने बड़े आदमी नहीं। कड़ुआ तेल लगाओ, खाया तो घी जाए जो रुपए से सेर भर मिलता है, और लगाई रूह जो 80 रुपये तूले आती है। मैंने सोचा अब गवही खत्म है, लेकिन श्रीमती जी का आकर्षण जबरदस्त था। यद्यपि चरपट पंजरिका स्त्रोत कई बार उन्हें सुना सुनाकर पाठ किया, फिर भी वैराग्य की मात्रा श्रीमती जी ने मुझ में कभी नहीं देखी। वो भी मेरे चारों ओर धोखा ही धोखा देखने लगी। ललित कला विधि में मैं कालिदास नहीं था। उन्होंने मेरा शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया। रुपए खत्म हो चुके थे। रूह अपनी गांठ से नहीं मंगा सकता था। सासू जी इस ताक में थीं, मैं कितने दफे मंगाकर मालिश कराता हूं देखें। मेरे पिताजी ने खर्च के रुपए दिए ही होंगे। हृदय में निश्चय था, सब झोल है। रूह की मालिश कराते उन्होंने किसी बड़े रईस को भी नहीं देखा सुना। मेरा दम घुट रहा था। रह रहकर मन में उठता था, पिताजी की तरह दूसरी शादी की बात कहूं, लेकिन कुल्ली की तरह दिल से बैठ जाता था। यद्यपि वैराग्योद्दीपक काते कांता कास्ते पुत्र गाया करता था, फिर भी श्रीमती जी दिल से अच्छी तरह जानती थीं, बिना कांता के एक रात इनकी पार नहीं हो सकती। और आधुनिक प्रेमियों की तरह जिस शब्द न्यास से ये मुझसे पेश आते हैं, ये दूसरा विवाह हरगिज न करेंगे, यानी मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। बात सही थी। दिन भर विराग रहता था, रात को श्रीमती जी को देखने के साथ अनुराग में परिणत हो जाता। श्रीमती जी मौन साधे हुए अपने मनोभावों की मारे सहती थीं। एक दिन मुझसे न रहा गया, हालांकि इसलिए नहीं कि मैं श्रीमती जी के मनोभाव समझता था, बल्कि इसलिए कि श्रीमती जी मेरे अधिकार में पूरी तरह नहीं आ रही थीं, अर्थात शिष्यत्व स्वीकार नहीं कर रही थीं। वो समझती थीं मैं और जो कुछ भी जानता हूं हिंदी का पूरा गंवार हूं। हिंदी का वैसा गंवार नहीं जैसा पढ़े लिखे सैकड़ा पीछे 99 होते हैं। बिल्कुल ठोस मूर्ख। मुझे श्रीमती जी की विद्या की थाह नहीं थी। एक दिन बात लड़ गई। मैंने कहा, तुम हिंदी हिंदी करती हो, हिंदी में क्या है? उन्होंने कहा, जब तुम्हें आती ही नहीं तब कुछ नहीं है। मैंने कहा, हिंदी मुझे नहीं आती। उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी जबान बतलाती है। वैसवाड़ी बोल लेते हो, तुलसीकृत रामायण पढ़ी है बस। तुम खड़ी बोली का क्या जानते हो? तब मैंने खड़ी बोली का नाम भी नहीं सुना था। पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी, पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय, बाबू मैथिली शरण जी गुप्त आदि तब मेरे लिए स्वप्न में भी नहीं थे जैसे आज हैं। श्रीमती जी पूरे उच्छ्वास से खड़ी बोली के ऐसे धुरंधर साहित्यिकों के 20 नाम गिनाती गई, जैसे लेख में उद्धरण पर उद्धरण देखकर पाठक लेखक की विद्वता और विचारों की उच्चता पर दंग हो जाता है। वैसे ही मैं भी खड़ी बोली के साहित्यिकों के नाम मात्र से श्रीमती जी की खड़ी बोली के ज्ञान पर जहां का वहीं रह गया। अब समझता हूं सहस्त्र नाम का प्रभाव इतना क्यों है। मैंने निश्चय किया कि अब यहां मेरी दाल ना गलेगी। 5-6 रोज हो गए, रूह की मालिश नहीं कराई। सासू जी जैसे दिन गिन रही थीं। इधर श्रीमती जी की खड़ी बोली का ज्ञान दिन पर दिन गालिब हो रहा था। सोचा घर चला जाऊं, लेकिन मारे प्रेम के स्टेशन की तरफ देखने की इच्छा नहीं होती थी। इसी समय किसी एक उपलक्ष्य में गाने का आयोजन हुआ। सासू जी ने एक दिन अपनी पुत्री के संगीत की तारीफ की थी। कहा था, शहर में कोई लड़की और औरत मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने सोचा आज सुन लूंगा। चलते चलते श्रवण रंध्र सार्थक हो जाएंगे। मजलिस लगी, ढोलक बजने लगे, लेकिन औरतों की जैसी उदुम घुसुक नहीं। मैंने सोचा कुछ आनंद आएगा। टिकारा बदंती, पुरुष भी जमने लगे। मन चले, कुछ नहीं तो दूसरे की औरत का हाथ पैर ही देख लेने वाले। भीतर से पान आने लगे। पान तंबाकू खाकर एक एक पीक थूकते हुए घर भ्रष्ट करने वाले औरतों की आलोचना करने लगे। गाना शुरू हुआ श्री गणेश गजलों से। जो औरत गजल गाना नहीं जानती उसकी आफत। गजल गाने वालियों से प्रभावित अक्सर गजल न जानने वाली पुरानी वृद्धाएं थीं, भजन गाने वाली। उन पर नवीनाओं का वैसा ही रोब था जैसा आजकल साहित्य और समाज में देखा जाता है। मुझे ताज्जुब ये था कि अंग्रेजों के वक्त ही अंग्रेजी इतना अपना ली गई कि चाल ढाल बातचीत
अदब कायदा, खान पान, उठक बैठक, हेतु व्यवहार, यहाँ तक कि राजनीतिक विचारों तक में अपना ली गई। और इतनी जल्दी? पर मुसलमानों के वक्त फारसी और हाफिज की गज़लों के लिए हमारी देवियों ने इतनी देर क्यों की? जिस तरह आज की बीए पास देवी धड़ल्ले से घूमती हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, यूरोप में कोर्टशिप करती हैं, पियानो बजाती हैं और पिछड़ी हुई देश की स्त्रियों को शिक्षा देती हैं, उसी तरह हमारी प्राचीनाओं ने गज़लों को क्यों नहीं अपनाया? चाहिए तो ये था कि अपनी सांस्कृतिक विभूति अपनी बेटियों को देती। मालूम हुआ कि वे विचारों में मार्जित और उदार नहीं थीं, इसलिए उनका सांस्कृतिक हाजमा बिगड़ा था। ये बात राजा राममोहन राय को सबसे पहले मालूम हुई। खैर, अंग्रेजी अज्ञेयों का उद्धार करे। मैं तन्मय होकर गजलें सुनने लगा। गानों के साथ साथ बाहर आलोचना भी चलने लगी। कौन गा रही है, यानी गाना उठाया हुआ किसका है? यों साथ साथ कितने ही मजे और नौसिखिए गले चलते थे। लोग गजलों और गजल गाने वालियों को चाहते थे, उनके नमक के कारण, पर उनके चरित्र से उन्हें घृणा थी। अब तक श्रीमती जी कवि सम्मेलन के बड़े कवि की तरह बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था कि लोग एक के बाद दूसरे उन्हीं के लिए टूट रहे हैं। खैर, उन्होंने गाया। गनीमत ये कि पहले भजन गाया, वो भी साहित्यिक गीतों का शिरोभूषण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। लोग सांस रोक कर सुनने लगे। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम की जगह जान पड़ने लगा गले में मृदंग बज रहा है। मेरा दम उखड़ गया। ये इतनी है, बंगाल से पाए संस्कार के प्रकाश में मैं न देख पाया। इसके बाद एक गजल हुई। अगर है चाह मिलने की तो हरदम लौ लगाता जा। ये त्याग की बारूद भड़की तो लोगों में प्रेम पैदा हो गया। बिना जने तोड़े न जाने क्यों एक दूसरे से कनखियों से बातें करने लगे। मैंने सोचा ये मेरे प्रेम पर है, पर फिर शंका हुई, क्योंकि मैं मिल चुका था। लोग मुस्कुराते हुए अपने अपने प्रेम की थाह ले रहे थे। इसके बाद दादरा शुरू हुआ। सासू जी का छोकड़ा मेरी दाढ़ी पे रख दिया हाथ, बहुत गम खा गई नहीं, चांटे लगाती दो चार। एक श्रोता बहुत बिगड़े, बोले, अपने मर्द को चांटे लगाती, वैसा ही मर्द होगा। उन्हें ये ख्याल नहीं था कि उनका मर्द सामने बैठा है। दूसरे ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, ये मर्द के लिए नहीं, देवर के लिए है। सासू जी का छोकरा देवर भी तो हो सकता है। तीसरे ने कहा, देवर तो है ही। मेरी जान में जान आई। कुछ देर और होकर गाना बंद हुआ। लोग जम्हाई ले लेकर उठे। स्त्रियां भी एक एक कर निकलने लगीं। थोड़ी देर में घर अपने ही लोगों का रह गया। श्रीमती जी का गाना अच्छा, हिंदी अच्छी। मेरी इन दोनों विषयों की ताली तब तक नहीं खुली। संसार में हारने की सी लाज नहीं। स्त्री सृष्टि की सबसे बड़ी हार है, पुरुष की जीत की सबसे बड़ी प्रमाण प्रतिमा। इससे मैं हारा। एकांत में पिताजी को एक चिट्ठी लिखी। मैं कलकत्ता जा रहा हूं। लिखने पढ़ने का नुकसान हो रहा है। आप जब चाहें पानी बदल कर आएं। मैं प्रसन्न हूं, यहां कुशल है। चिट्ठी डाकखाने छोड़ी और बिस्तरा बांध कर तैयार होने लगा। सासू जी ने पूछा, भैया बिस्तरा क्यों बांध रहे हो? मैंने कहा, कलकत्ता जा रहा हूं। सासू जी का रंग उड़ गया। गाने के बाद अपनी लड़की की गलेबाजी पर मुझसे राय लेने वाली थी। एकाएक हौसला जाता रहा। कहा, बांधना खोलना हमारा काम है, नौकर है। कलकत्ता अभी कैसे जा सकते हो? तुम्हारे पिताजी भी क्या कहेंगे? यहाँ के लोग समझेंगे दामाद गवही आया था, हफ्ते से ज्यादा न रख सके, हमारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा, बेइज्जती एक ही ओर की रहने दी जाए। सासू जी ने कहा, तुम्हारी कैसी बेइज्जती? अपनी बेइज्जती की बात कोई अपनी जबान से नहीं कहता। मैंने कहा। सासू जी सोचकर जैसे समझ गईं, यानी कुल्ली वाली बात के लिए उन्होंने सोचा कि वे लोग समझ गए, ये मुझे मालूम हो गया है। बोली, मैंने तो बहुत पहले तुम्हें मना किया था कि कुल्ली का साथ अच्छा नहीं। मैंने कहा, कुल्ली का साथ अच्छा नहीं है आपकी बेटी का, ये सब रहने दीजिए। मैंने तो सीधे ढंग से कहा था, लेकिन सासू जी एकाएक उच्च स्वर से रोने लगी। उनके साथ उनकी बेटी भी, छोटी होने के कारण मंद स्वर से। भगवान जाने इस बीच पिताजी के लिए क्या सोचा हो। घबरा कर बोली, मेरी बेटी तो भैया तुम्हें भगवान मानती है। रात का वक्त है, झूठ नहीं कहूंगी। सामने आग जल रही है, मेरे मुंह में आग लगे तुम कहो तो मेरी लड़की तुम्हारी बात पर अंगार खा सकती है। और आज ही गांव भर की औरतें आई थीं, उसी की वाहवाही रही हर बात पर,
यो चाहो जो कहो। इसी के लिए तो जा रहा हूं, मैंने कहा। सासू जी चौंकी हुई देखने लगीं। मैं फिर बिस्तरा बांधने लगा। ससुराल में बिस्तरा बांधना नाराजगी का कारण है। सासू जी के मन में आया, रूह नहीं मंगाई गई, इसलिए जा रहे हैं। बोली, दाम नहीं थे इसलिए रूह नहीं मंगाई, कल वो भी आ जाती है। मैंने कहा, वो तो बाहरी रूह है, यहां भीतरी फना है। सासू जी प्रश्न भरी चिंतित दृष्टि से देखती रही। मैंने कहा, पढ़ाई पड़ी है, फिर तैयारी न कर पाऊंगा। आश्वस्त होकर सासू जी ने नौकर को बुलाया, उसे बिस्तरा बांधने के लिए कहा। मुझसे सास्नेह बोली, कलकत्ता जा रहे हो है? मैंने सोचा था कलकत्ते का बहाना है, घूम कर फिर गांव जाओगे, और गांव में जबकि प्लेग है। और कलकत्ता पढ़ाई के लिए जा रहे हो? हाँ, आगे की फिक्र तो करनी ही है। बिस्तरा बंध गया, तांगा आया। रायबरेली वाली गाड़ी के समय पर सासू और ससुर जी के पैर छूकर मैं विदा हुआ। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 8, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।